काबुल का एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जहां हजारों लोगों की भीड़ के बीच एक औरत घुटनों के बल बैठी है और उसके सर पर तालिबानियों ने बंदूक तान रखी है। पर उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं, एक अजीब सा सुकून है। आखिर इस औरत ने ऐसा क्या किया था जिसके बाद उसे अपनी मौत में भी आज़ादी दिख रही थी? और इस स्टेडियम में खड़ी इस अकेली औरत के पीछे ऐसी कौन सी दूसरी लड़की का राज छिपा था जिसने पूरे अफगानिस्तान की तारीख को हिला कर रख दिया? अगर रूह को झंझोड़ देने वाली इस दास्तान का सच जानना है तो वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना। कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के हेरत शहर के बाहरी इलाके में बने एक छोटे से मिट्टी के कमरे से, जिसे कोलबा कहा जाता है। यहाँ 5 बरस की मरियम अपनी अम्मी नैना के साथ रहती है। मरियम एक नाजायज बच्ची है जिसे ये समाज एक बुरा लफ्ज हराम की कहता है। उसकी अम्मी एक ज़माने में एक अमीर बिजनेसमैन जलील के घर नौकरानी थी जिससे ये बच्ची पैदा हुई थी। नैना के दिल में इस बात का बहुत गहरा जख्म और गुस्सा है। वो हमेशा मरियम को एक ही बात समझाती है कि इस दुनिया में मर्द हमेशा औरत पर उंगली उठाता है और हम जैसी औरतों को सिर्फ एक ही हुनर सीखना है, सब्र। लेकिन मरियम के लिए उसके अब्बू यानी जलील एक फरिश्ते जैसे हैं। जलील हर गुरुवार उससे मिलने कोलबा आता है, उसके लिए तोहफे लाता है और उसे बड़ी दुनिया की कहानियां सुनाता है। और मरियम को लगता है कि उसके अब्बू उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वक्त गुजरता है और मरियम का 15वां बर्थडे आने वाला होता है। इस बार वो अपने अब्बू से एक ही ख्वाहिश करती है जो उसने पहले कभी नहीं की थी। वो कहती है, अब्बू, मुझे आपके सिनेमा हॉल में फिल्म देखनी है और आपके बाकी बच्चे जो शहर में रहते हैं उनके साथ बैठना है। जलील हमेशा की तरह झूठी मुस्कान के साथ हाँ कह देता है और वादा करता है कि अगले दिन वो उसे लेने कोलबा आएगा। ये सुनकर नैना मरियम को बहुत रोकती है। वो रोती है, चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुम गई तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। जलील तुमसे शर्माता है, वो तुम्हें कभी अपनी अमीर दुनिया में जगह नहीं देगा। अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन मरियम को लगा था कि अम्मी सिर्फ गुस्से और नफरत की वजह से ऐसा बोल रही हैं। अगले दिन मरियम सुबह सुबह सबसे अच्छे कपड़े पहनकर घंटों तक कोलबा के बाहर बैठकर जलील का इंतजार करती है। दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन जलील नहीं आता। अपनी अम्मी की बात को झूठ साबित करने के लिए मरियम अकेले ही पैदल चलकर हैरत शहर के लिए निकल पड़ती है। जब वो चलते चलते थक कर जलील के आलीशान बंगले के सामने पहुंचती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतना बड़ा घर और इतनी अमीरी। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाती है, जलील का नौकर बाहर आता है। वो मरियम को पहचान लेता है पर अंदर आने से साफ इनकार कर देता है। कहता है कि साहब घर पर नहीं हैं, तुम वापस चली जाओ। मरियम को पूरा यकीन था कि उसके अब्बू घर के अंदर ही हैं, इसलिए वो वहाँ से हिली नहीं। रात हो जाती है, ठंड बढ़ने लगती है और सर्द हवाओं के बीच मरियम उस आलीशान घर के दरवाजे के बाहर सड़क पर मिट्टी में लिपटकर ठंड से कपकपाते हुए पूरी रात सोती है। अगले दिन सुबह जब नौकर उसे ज़बरदस्ती एक गाड़ी में बिठाकर लौटाने लगता है तो मरियम झटके से पीछे मुड़कर जलील के घर की ऊपर वाली खिड़की की तरफ देखती है। वहाँ खिड़की के पर्दे के पीछे जलील खड़ा था और नीचे देख रहा था। जैसे ही मरियम की नज़र उस पर पड़ी, जलील शर्म और डर के मारे पर्दा गिरा देता है और पीछे हट जाता है। उसे एक पल में 15 साल की मरियम का सबक पूरा हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे उसकी अम्मी बिल्कुल सच कह रही थी। उसके अमीर बाप के लिए वो सिर्फ एक शर्मिंदगी थी, एक गलती थी जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता था। टूटे हुए दिल और बिखरे हुए सपने और रोती हुई आंखों के साथ जब गाड़ी मरियम को वापस कोलबा के पास छोड़ती है तो वो अपनी अम्मी से माफ़ी मांगने के लिए दौड़ती है कि अम्मी मुझे माफ़ कर दो, आप सच कह रही थी। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी की झोपड़ी के पास पहुंचती है, सामने का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वहीं पास ही एक पेड़ की डाल से एक रस्सी लटक रही थी और उस पर नैना की लाश झूल रही थी। नैना ने अकेलेपन, दुख और इस डर से कि उसकी बेटी ने भी उसे छोड़ दिया, फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। एक ही रात में मरियम ने अपने बाप का झूठ भी देख लिया और अपनी माँ का साथ भी हमेशा के लिए खो दिया। अम्मी की मौत के बाद मरियम पूरी तरह अकेली और बेसहारा हो जाती है। जलील के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो मजबूरी में मरियम को अपने आलीशान बंगले में ले आता है।
लेकिन वहाँ उसे बेटी का हक नहीं बल्कि एक गुनहगार की तरह रखा जाता है। जलील की अमीर पत्नियां मरियम को अपने घर पर एक बोझ और एक धब्बा समझती हैं। उन्हें डर होता है कि मरियम की वजह से समाज में उनकी बदनामी होगी। कुछ ही दिनों में वो सब मिलकर एक फैसला करते हैं। मरियम को इस घर और शहर से जितना दूर हो सके भेज दिया जाए और इस काम के लिए वो जलील पर दबाव बनाती है। एक दिन मरियम को नीचे कमरे में बुलाया जाता है जहां जलील और उसकी पत्नियां बैठी होती हैं। वहां उसे बताया जाता है कि उसके लिए एक रिश्ता तय किया गया है। दूल्हा है रशीद, जो काबुल का रहने वाला एक 45 साल का मोची है। रशीद का एक बेटा और पत्नी पहले ही मर चुके हैं और वो अकेला रहता है। 15 साल की मासूम मरियम ये सुनकर डर से कांप उठती है। वो अपने अब्बू के पैरों में गिर जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि अब्बू मुझे मत भेजो, मैं यहाँ नौकरानी बनकर रह लूँगी, आपके जूते साफ कर दूँगी, पर मुझे किसी अनजान मर्द के साथ इतना दूर मत भेजो। लेकिन जलील अपनी पत्नियों के दबाव के आगे झुक जाता है और शर्म से अपनी आंखें नीची कर लेता है। वो अपनी बेटी की चीखें सुनकर भी खामोश रहता है। उसी शाम जबरदस्ती मरियम का निकाह पढ़ाया जाता है। निकाह के कागज पर साइन करते वक्त मरियम रोती हुई उम्मीद से एक आखिरी बार जलील की तरफ देखती है कि शायद उसके अब्बू का दिल पिघल जाए, पर जलील नजरें चुरा लेता है। रशीद उसे लेकर काबुल जाने वाली बस में बैठ जाता है तो जलील दुख और पछतावे में बस के पीछे दौड़ता है और खिड़की से मरियम को आवाज देता है। पर इस बार मरियम अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसके दिल में अपने बाप के लिए बचा सारा प्यार और इज्जत अब नफरत में बदल चुका था। काबुल पहुंचकर शुरुआत के कुछ हफ्ते रशीद मरियम के साथ ठीक ठाक रवैया रखता था। वो उसे नए कपड़े लाकर देता और शहर घुमाता, क्योंकि उसे इस घर के लिए एक मर्द वारिस, एक बेटा चाहिए होता है। एक दिन मरियम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रशीद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो घर में बच्चे के लिए खिलौने और पालना तक ले आता है। लेकिन लाइलाज किस्मत का खेल देखिए, एक दिन जब मरियम बाथरूम में होती है तो उसे अचानक बहुत तेज दर्द उठता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर बताते हैं कि मरियम का मिसकैरेज हो गया है। ये खबर सुनते ही रशीद के सिर पर खून सवार हो जाता है। उसका बेटे का सपना टूट जाता है और उसका सारा इल्ज़ाम वो मरियम पर मढ़ देता है। उस दिन के बाद से रशीद का बचा कुछ इंसानी रूप भी खत्म हो जाता है। वो मरियम से नफरत करने लगता है, उसे हर बात पर ताने देता है और बेरहमी से मारता पीटता है। एक रात गुस्से में रशीद बाहर से कुछ कंकड़ उठाकर लाता है और ज़बरदस्ती मरियम के मुंह में ठूस देता है और कहता है कि इन्हें चबा। मरियम जब उन कंकड़ों को चबाती है तो उसके दांत टूट जाते हैं और मुंह खून से भर जाता है कि उसकी जिंदगी अब एक जिंदा जहन्नुम बन चुकी है। अब इस मोड़ पर कहानी एक और लड़की की तरफ मुड़ती है जिसका नाम है लैला। लैला काबुल के एक पढ़ी लिखी और दुलार से पली फैमिली में रहती है। उसके अब्बू एक टीचर हैं जो उसे पढ़ाना चाहते हैं और लैला अपने बचपन के दोस्त तारिक से बेहद मोहब्बत करती है। तारिक का एक पैर बचपन में एक बॉम्ब धमाके में चला गया था, पर वो लैला की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जल्द ही काबुल पर सिविल वॉर के काले बादल छा जाते हैं। हर तरफ बॉम्ब धमाके और कत्लेआम शुरू हो जाता है, जिससे शहर की रौनकें शमशान में बदल जाती हैं। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि तारिक की फैमिली को अपनी जान बचाने के लिए काबुल छोड़कर पाकिस्तान भागना पड़ता है। तारिक के जाने से लैला का दिल टूट जाता है, पर जाने से पहले दोनों का प्यार एक नए जिस्म की शुरुआत कर देता है। लैला तारिक के बच्चे की मां बनने वाली होती है, पर इस बात से दोनों अनजान रहते हैं। कुछ ही दिनों बाद लैला के अब्बू भी फैसला करते हैं कि वो अब शहर छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही उनका परिवार अपना सामान गाड़ी में रख रहा होता है, अचानक एक रॉकेट उनके घर पर आकर गिरता है। एक जोरदार धमाका होता है और लैला के माँ बाप के चीथड़े उड़ जाते हैं। लैला बुरी तरह जख्मी होकर मलबे के बीच बेहोश हो जाती है। जब लैला की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान घर में पाती है। वो घर किसी और का नहीं बल्कि उनके पड़ोसी रशीद और मरियम का था। रशीद ने मलबे से लैला को निकाला था और मरियम ने कई दिनों तक उसकी पट्टियां करके उसकी जान बचाई थी। अपने माँ बाप को खोने के दुख में डूबी लैला को अभी संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि रशीद एक साजिश रचता है। वो एक आदमी को थोड़े बहुत पैसे देकर लैला के पास भेजता है।
ये आदमी लैला को एक ऐसी खबर सुनाता है जो उसे अंदर तक जिंदा लाश बना देती है। वो कहता है कि पाकिस्तान जाते वक्त रास्ते में एक हॉस्पिटल में तारिक की जख्मों की वजह से मौत हो गई। तारिक की मौत की झूठी खबर सुनकर लैला पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो जिए तो किसके लिए जिए, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसके पेट में तारिक की आखिरी निशानी उसका बच्चा पल रहा है। अगर वो इस वक्त अकेली रहती है तो इस जंग के माहौल में ना तो वो खुद जिंदा बचेगी और ना ही समाज उसके बच्चे को जीने देगा। इस मजबूरी और बेबसी का फायदा रशीद उठाता है। 60 साल का हो चुका रशीद 14 साल की लैला की खूबसूरत जवानी पर नियत खराब कर चुका था। वो लैला के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और कहता है कि अगर वो हाँ नहीं करेगी तो उसे घर से निकलना पड़ेगा। अपने बच्चे को एक नाम देने, उसे एक छत देने और जिंदा रखने के लिए लैला मजबूरी में इस बूढ़े और बेरहम मर्द से शादी के लिए हाँ कर देती है। इस तरह एक पढ़ी लिखी और आज़ाद ख्यालों वाली लड़की भी उस जिंदा जहन्नुम के दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाती है जहां मरियम पहले से घुट घुट कर जी रही थी। लैला की शादी के बाद रशीद के घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। मरियम को लगता है कि लैला ने उसका घर, उसकी बची कुची इज्जत और उसका शौहर सब कुछ छीन लिया है। वो लैला से सख्त नफरत करने लगती है और उसे अपने गुस्से का निशाना बनाती है। दूसरी तरफ रशीद का रवैया दोनों के साथ बिल्कुल अलग होता है। वो लैला को सर पर बिठाकर रखता है, उसके लिए महंगे कपड़े तोहफे लाता है, जबकि मरियम को एक पुरानी नौकरानी की तरह ट्रीट करता है। लैला को इस बात का बेहद दुख होता है, पर वो खामोश रहती है क्योंकि वो अपनी जान बचा रही थी। जल्द ही लैला एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम अजीज़ा रखा जाता है। अजीज़ा असल में तारिक की बेटी थी, पर रशीद इससे बिल्कुल अनजान था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई है, रशीद का रवैया बदल जाता है। वो अजीज़ा से नफरत करने लगता है, उसे देखना तक पसंद नहीं करता और उसके कपड़ों और दूध पर पैसा खर्च करना भी बंद कर देता है। लैला पर अब रशीद का जुल्म शुरू हो जाता है और अब इस घर में दो औरतें थीं जो एक ही मर्द के हाथों पिस रही थी। एक दोपहर रशीद और लैला के बीच किसी बात पर बेहद जोरदार झगड़ा होता है। रशीद का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वो लैला को जमीन पर गिरा देता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। लैला दर्द से चीखती है पर रशीद रुकता नहीं। ये सब देखकर मरियम के अंदर का सब्र टूट जाता है। वो आगे बढ़ती है और अपने पूरे जोर से रशीद का हाथ पकड़ लेती है कि बस बहुत हो गया। ये इस घर के इतिहास में पहली बार था जब किसी ने रशीद के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी और पहली बार किसी ने मरियम और लैला में से एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाई थी। उस रात के बाद दोनों औरतों के बीच की नफरत की दीवार हमेशा के लिए टूट जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उनका दुश्मन एक ही है और उनका दर्द भी एक ही है। एक दिन दोनों आंगन में बैठकर चाय पीती हैं, जहां मरियम पहली बार छोटी अजीज़ा को अपनी गोद में लेती है। अजीज़ा की मासूमियत मरियम के उस पत्थर बन चुके दिल को पिघला देती है जिसे कभी कोई प्यार नहीं मिला था। मरियम अजीज़ा को अपनी ही बेटी की तरह चाहने लगती है। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो सारी दुनिया से ऊपर था। एक बहन, एक माँ और एक सच्ची दोस्त का रिश्ता। वो दोनों मिलकर रशीद के हर जुल्म का सामना करने का फैसला करती हैं और यहाँ तक कि इस जहन्नुम से भागने का और ख़तरनाक प्लान भी बनाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो इस लड़ाई में अकेली नहीं है। साल गुजर जाते हैं और काबुल पर अब तालिबान का राज हो चुका है और लोगों पर पाबंदियां पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो चुकी है। और इसी बीच रशीद की दुकान एक आग में जलकर खाक हो जाती है। घर में भुखमरी के हालात पैदा हो जाते हैं। मजबूरी में रशीद लैला की बेटी अजीज़ा को एक अनाथालय में भेज देता है ताकि वहाँ उसे कम से कम खाना तो नसीब हो सके। लैला अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़पती है और हर रोज़ अकेले ही उसे देखने जाती है। लेकिन एक दिन लैला की ज़िंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार होता है। जब वो अनाथालय से लौट रही होती है तो उसके सामने एक मर्द खड़ा होता है। वो कोई और नहीं था बल्कि तारिक था। तारिक जिंदा था और उसका एक पैर जो बचपन में कटा था उसकी जगह अब एक नकली पैर था। लैला को समझ आता है कि रशीद ने उसे फंसाने के लिए तारिक की मौत की झूठी अफवाह फैलाई थी। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोते हैं। फिर तारिक रोज़ाना लैला से मिलने उसके घर के पास आने लगता है और मरियम उन दोनों की मदद करती है। लेकिन ये खुशी जल्द ही मौत का पैगाम लेकर आती है।
रशीद का बेटा जो लैला से पैदा हुआ था, रशीद को बता देता है कि लैला से मिलने कोई मर्द आया था। रशीद का गुस्सा पागलपन की हद पार कर जाता है। वो घर आते ही लैला पर टूट पड़ता है। वो लैला को ज़मीन पर पटक देता है, उसका गला पकड़ता है और अपने पूरे जोर से उसका दम घोंटने लगता है। लैला का जिस्म ढीला पड़ने लगता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। लैला को मरता देख मरियम आंगन में जाती है और वहां से एक भारी फावड़ा उठाकर लाती है। मरियम बिना झिझक के अपना पूरा जोर लगाती है और वो फावड़ा सीधे रशीद के सिर पर मार देती है। रशीद का सिर फट जाता है, खून का फव्वारा छूटता है और उसकी लाश जमीन पर गिर जाती है। अब दोनों के सामने एक बड़ा सवाल था। अगर वो दोनों भागती हैं तो तालिबान उन्हें ढूंढ निकालेगा और उनकी वजह से तारिक और दोनों बच्चे भी मारे जाएंगे। तब मरियम एक आखिरी और सबसे बड़ा फैसला करती है। वो लैला से कहती है, तुम और तारिक बच्चों को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए पाकिस्तान भाग जाओ। मैं यहाँ रुकूंगी और सारा इल्ज़ाम अपने सर लूंगी। लैला रोती है, गिड़गिड़ाती है कि वो अपनी मरियम को छोड़कर नहीं जाएगी, पर मरियम उसे समझाती है कि एक हराम की बच्ची के रूप में शुरू हुई उसकी ज़िंदगी को लैला और अजीज़ा के प्यार ने जन्नत बना दिया था और अब वो खुशी खुशी उनके लिए जान दे सकती है। लैला और तारिक वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन मरियम खुद को तालिबान के हवाले कर देती है। उस पर मुकदमा चलाया जाता है और एक बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम में हज़ारों लोगों के सामने मरियम को सरेआम फांसी दे दी जाती है। अपने आखिरी पलों में भी मरियम डरती नहीं है, बल्कि मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपनी दोस्त और अपने बच्चों को एक नई जिंदगी दे दी है। कई साल बाद जब अफगानिस्तान में हालात थोड़े ठीक होते हैं तो लैला और तारिक वापस लौटते हैं। वो दोनों शादी कर चुके हैं और नए अफगानिस्तान को बनाने में मदद कर रहे हैं। लैला उसी मिट्टी के घर में जाती है जहां मरियम का बचपन गुजरा था। वहां उसे जलील का एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें जलील ने एक पछतावा भरा खत लिखा था और कुछ पैसे छोड़े थे। लैला उन पैसों से उस अनाथालय को ठीक करवाती है जहां अजीज़ा रहती है। कहानी खत्म होती है लैला के एक फैसले से। वो दोबारा प्रेग्नेंट है और वो तय करती है कि अगर इस बार लड़की पैदा हुई तो उसका नाम मरियम रखा जाएगा, ताकि मरियम का नाम इस दुनिया से कभी खत्म ना हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना।